जो फर्स्ट फैक्टर है वो तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज हो गया। सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है हमारा एटॉमिक रेडियाई को, वो क्या होता है n-1 डी इलेक्ट्रॉन, यानी कि डी सब शेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं। तो जो एंटर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं डी सब शेल के अंदर वो भी हमारी एटॉमिक रेडियाई को इफेक्ट करते हैं। अब देखो वो कैसे इफेक्ट करते हैं, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक सेकेंड, इसे रब कर देते हैं यहाँ से। अब देखो ये कैसे इफेक्ट करती है हमारी दोनों चीज़ें। तो जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर हो रहे हैं, डी सब शेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। और डी ये जैसे ये न्यूक्लियस है और ये हमारी क्या है, डी सब शेल है। तो जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया, दो इलेक्ट्रॉन एंटर करे, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट बाहर जा रहा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे तो वो इसको एक तरीके से क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर तक नहीं पहुँच पाता। अब वो बाहर तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी वजह से अब हमारी रेडियस क्या होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो रेडियस उसकी वजह से थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। समझ में आ रही है ये चीज़ आपको? तो इंक्रीज यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये चीज़ क्लियर हुई कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर के चार्ज को शील्ड कर रहे हैं, उसे बाहर नहीं जाने दे रहे। तो एक तरफ से तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं। यानी कि जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतना ही डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे तो ये न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक नहीं जा पाएगा। तो बाहर तक नहीं जा पाएगा तो रेडियस डिक्रीज नहीं हो पाएगी। यानी कि बीच में इसी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नीज से लेकर के निकल तक रेडियस कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो कि इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। यहाँ से देखो यहाँ पे D5 थे, है ना। इसके बाद यहाँ पर आयरन होगा, आयरन में कितने होते हैं, D6। फिर हमारा कोबाल्ट, उसमें कितने होते हैं, D7। और इस पे निकल में कितने होते हैं, D8। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो रेडियस है मैग्नीज से लेकर के निकल तक वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे चलते हैं कि निकल और अगर हम बात करें जिंक और कॉपर की, तो जिंक और कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, रेडियस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अब कौन सा फैक्टर लग रहा होता है, कॉपर एंड जिंक के अंदर। तो कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D9। एंड जिंक में कितने हैं, D10। तो क्योंकि इनमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, डी ऑर्बिटल्स के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रीजनिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मैग्नीज से लेकर के निकल तक रेडियस कांस्टेंट क्यों रहती है, या फिर हमारा कॉपर और निकल की रेडियस ज़्यादा क्यों होती है। तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। इतना क्लियर हो गया? एक सेकेंड, हाँ, नॉइज़ आ रही होगी तो मैंने इसे बंद कर दिया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है कि रेडियस वाली चीज़ आपको समझ में आ गई कि रेडियस का ट्रेंड किस तरीके से चलता है अगर हम एक पीरियड की बात करें। अब अगर हम एटॉमिक रेडियाई को डाउन द ग्रुप देखें, तो डाउन द ग्रुप मैंने अभी आपको बताया कि शेल इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें 3D 4D एंड 5D, ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या है, सीरीज़ है। तो यहाँ पे देखा गया कि 3D से अगर हम 4D तक जाते हैं तो साइज़ तो इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई, है ना। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज समझ में आ रहा है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम एक सीरीज बात कर रहे हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज में ये देखा गया, इन दोनों सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ये देखा गया कि साइज एकदम क्या था, सिमिलर था, ठीक है। 5D का जो साइज़ है वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि साइज़ क्या आ रहा था, दोनों का सिमिलर आ रहा था। तो इसके पीछे अब हमारा कौन सा रीज़न है, दैट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हमारा क्या है, ये अब हम स्टडी करेंगे जब हम एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, किस वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगली प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि n-1 डी सब शेल की हम बात कर रहे थे। तो अगर बच्चों को ये चीज़ नहीं क्लियर हुई है कि डी सब शेल n-1 क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो आपको आइडिया होगा, कॉपर के एग्जाम्पल से ही समझ लो। जैसे हम यहाँ पे क्या फिल करते हैं, इसे इस तरीके से 3D10 4s1, ये है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो n-1 का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, और इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं, n-1
डी सबशेल यानी कि n-1 4-1 3 सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होंगे। समझ में आ रही है ना ये चीज़ कि n-1 यानी कि जिस भी हमारी एस जो हम बात कर रहे हैं एस सब शेल का जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जिस भी डी सब शेल के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होंगे। 4d हो सकता है, 5d हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 4d वाली और 5d कंडीशन होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2, यहाँ पे 5d है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इससे एक कम, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर 6 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर फिलिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको वो नहीं आती है तो उसके लिए फिर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि हमने किस तरीके से यहाँ पर फिल किया। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 3d8 4s2, तो ये हमने पहले हम कहाँ करते हैं इलेक्ट्रॉन 4s2 के अंदर फिल करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे 3d के अंदर फिल करते हैं। तो ये क्या है n+l रूल है। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो इसके लिए फिर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर हम सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिस्कस करेंगे एंड आल्सो किस तरीके से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी जा सकती है। आपको सबकी लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमारे को पीरियड फाइंड आउट करना है, ब्लॉक फाइंड आउट करना है, ग्रुप फाइंड आउट करना है, SPDF में से कौन सा है एलिमेंट है, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट अभी हमारे को क्या डिस्कस करना है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी के तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अब हमारी कौन सी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो अब हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि हमारी ये जो हमारे जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये हमारे कैसे एलिमेंट्स हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारे कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। पर इनमें से इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आप इसे नोट कर सकते हो कि इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कैसी होती है, हाई होती है। तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। और मेटल्स की जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनरली वो ये शो करते हैं। तो जैसे मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इस तरीके से ये सारी ये प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। हार्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की तरह इनकी सिमिलैरिटी होती है, इनके जो मेटल्स के करैक्टर्स होते हैं वो ये शो करते हैं। पर अगर हम बात करें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, क्योंकि ये हमारे क्या है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो आप ये भी देखोगे कि जनरली इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफर कर रही होगी बाकी के डी एलिमेंट्स से। तो जैसे बाकी सारे कैसे थे हमारे हार्ड थे, तो ये इनका नेचर कैसा होता है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी होंगी, तो एक एक करके जल्दी से ख़त्म करते हैं इसे। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का पहले तो सिंपल फार्मूला लिख लो, इसी से आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। कुछ रटने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप उसे प्रैक्टिकली समझो तो आपको ईजी होगा। तो देखो डेंसिटी हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होगा तो डेंसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी, इन्वर्सली रिलेटेड है। और अगर मास इंक्रीज़ हो रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रही होगी। तो हमने देखा कि जैसे हम पीरियड में इस तरफ जाते हैं, तो जैसे हम पीरियड में यहाँ पे इस तरफ जाते हैं तो मास तो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो एटॉमिक साइज़ है वो अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो वो साइज़ एक तरीके से डिक्रीज़ ही हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ कर रहा होता है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और मास जो है उसका एलिमेंट्स का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे हम जा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बहुत ही एक तो पहले मैं आपको यही बता दूं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में है क्या। तो सिंपली आप बोल देते हो कि वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे। तो एक्चुअली में साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है, वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम वाटर बात करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस बात करते हैं वाटर की, यानी कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर हम बात करें कि क्या ट्रेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये सिंपल, इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन होंगे
उस एलिमेंट का, उस मेटल का, यानी कि जो भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में मेटल है, मेटल इन नेचर है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है और मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे आप कैसे समझ सकते हो, इसे आप ऐसे समझो जैसे हमारे पास ये है क्रोमियम और हमारे पास क्या है मैग्नीज, इस तरीके से सो ऑन है। तो क्रोमियम के एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, इसे ऐसे देखो, जैसे ये है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है एंड क्रोमियम। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d1 है ना। यहाँ पे इसे आप ऐसे देख लो, चलो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम के अंदर, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम के अंदर कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कर लें, मैं सारा नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, फालतू में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है क्योंकि हाफ फील्ड मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होती है, d5 4s1। तो यहाँ पे कितने हैं, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ, अब इसके बाद से क्या होना शुरू हो जाएगा, मैग्नीज में भी यही रहता है d5 है ना, 4s2। तो यहाँ तक जो हमारा क्रोमियम तक है, यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, मैग्नीज के अंदर भी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगी, तो आपको बस क्रोमियम तक ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो है इधर से इधर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक क्रोमियम तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन में क्या होना शुरू हो जाएगा, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। 3d6 है यहाँ पे, तो 5 तो पहले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करोगे आप और एक ही, तो अब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, सिर्फ 4 रह गए। इसके बाद अब आगे फिर इधर जब फिल करोगे कोबाल्ट के अंदर तो कितने रह जाएंगे, फिर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। निकल के अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2। और कॉपर के अंदर सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें जिंक की, तो वहाँ पे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जिंक और कॉपर जिंक जो है, मैंने आपको बताया अभी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये हमारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिंक के अंदर 3d10 है, तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहाँ से वो अपना क्या कहते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो इसे थोड़ा स्लो करते हैं। चलो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मैग्नीज और इसके हमारा इसके नीचे एक टेक्टिनियम मन तक रहे, ये जो हमारा Tc एलिमेंट है, इसका नाम मुझे अभी एक्चुअली में ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं ये आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये जो हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे है तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मैग्नीज के अंदर, और यहाँ पे भी ये 3d5 है और ये है हमारा 4d5। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने के बाद भी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, क्योंकि इनकी लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि क्योंकि इनका जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है, कम है इन कंपेयर टू अदर। इवन इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लैटिस स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ये आ सकता है आपका क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं आपके MCQ मेडिकल एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा Mn है एंड Tc दे हैव अ लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम अब बात करें ट्रेंड की, तो क्या ट्रेंड रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, पहले क्रोमियम तक इंक्रीज होता है, उसके बाद मैग्नीज का सबसे कम, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है, मतलब इससे यहाँ से तो कम ही होगा, ठीक है, और इसका सबसे कम रहता है। इस तरीके से पूरा ग्राफ रहता है। अब ये जो है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, जैसे क्रोमियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के अंदर, 3d5 है। तो अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होंगे, बॉन्डिंग हमें पता है, जितने ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म होते चले जाएंगे, जैसे एक ये हो गया, फिर ये हो गया, फर्दर यानी कि ऐसा नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो मेटेलिक बॉन्ड को फॉर्म कर पाएगा, और जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करने के लिए हमारे को उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज हमारी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसे हेडिंग डाल लेना। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये जस्ट सिमिलर है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से,
कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उतने ज़्यादा हमारा कोई भी एलिमेंट जो है बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। तो जितनी ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग वो फॉर्म कर पाएगा, फॉर एग्जांपल क्रोमियम फिर से वही, तो यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यही चीज़ यहाँ पर अब मैग्नीज के अंदर, तो हम वहाँ पे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में उसके लैटिस स्ट्रक्चर की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन एटोमाइजेशन में तो इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। और एटोमाइजेशन में यहाँ पर भी 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, यानी कि जिनके अंदर भी D5 कन्फिग्रेशन होगी उनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और इसका एटोमाइजेशन है क्या कि कितने अमाउंट में एंथैल्पी हमारी रिलीज हो रही है जब मेटल्स की, मतलब जितनी ज़्यादा वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मेटल्स बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। इतना क्लियर है। अगला चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में करके बता देना, तो मैं अगली जो आप वीडियोस फॉर्म करूँगी उसके अंदर थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँगी। और क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है कि आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं, तो आप मुझे एक बार बता देना कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं उसे स्लो कर दूँगी। और हाँ, कोई भी डाउट आता है आपको वीडियो के अंदर तो प्लीज़ उसे कमेंट में करके बता देना, उस डाउट को हम अलग से एक वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही है, मेरे एफर्ट्स सही लग रहे हैं आपको, मेरी जो टीचिंग वे ऑफ टीचिंग है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट। चलो अब स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कितने अमाउंट में हमारी एनर्जी, यानी कि चलो इसे ऐसे देखो, ये एक एटम है हमारा, इस एटम में से मुझको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मुझे इसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ जाए, दैट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसे और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, कि हम इसे कितनी, चलो मैं खुद ही स्लो कर देती हूँ थोड़ा सा, कि हम इसे कितनी एनर्जी दें कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब वो एलिमेंट्स जिनके अंदर कैसी कन्फिग्रेशन होगी, देखो D5 होगी, है ना, D5 अगर कन्फिग्रेशन है या फिर D10 कन्फिग्रेशन है, तो ये तो मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो ये तो चाहेंगे ही नहीं कि अपने में से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना करेंगे ही नहीं, वो तो बहुत ही हार्ड होगा। तो इनके अंदर अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये हम अगर बात करें किसकी, क्रोमियम की, या फिर आप बात कर लो, चलो पहले क्रोमियम से ही देखो, तो अब यहाँ पे अगर हम ऐसे एनर्जी देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसलिए निकल जाएगा, क्योंकि ये जैसी निकल जाएगा तो ये पूरी खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, और ये क्या होगी, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड, तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराने के लिए D5 जो कि एक स्टेबल है, हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसलिए तो हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से D10 की अगर हम बात करें, D10 4s2 जिंक की बात करें, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसलिए निकल जाएंगे, लेकिन D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी ला ही नहीं सकते कि आप कंप्लीटली स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालो। तो आपने देखा होगा जनरली जो है हमारी जिंक है, इसकी मैक्सिमम टाइम इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो +2 ही कन्फिग्रेशन देखने को मिलती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एंड D10 जो है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह जाते हैं। चलो, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने आपको थोड़ा सा तो आइडिया दे ही दिया। अब इसे अलॉन्ग द पीरियड और अलॉन्ग द ग्रुप स्टडी कर लेते हैं। तो अलॉन्ग द पीरियड फिर से वही चीज़ कि एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, साइज डिक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि उस एटम में जो न्यूक्लियस है उसकी टेंडेंसी टू बाइंड इट्स इलेक्ट्रॉन मोर है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली बाइंड आउट किया हुआ है। तो जितना स्ट्रांग बाइंड करा होगा उतनी ज़्यादा हमारे को आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होती है, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है। और अलॉन्ग द ग्रुप अगर हम बात करें तो शेल इंक्रीज़ हो रही है, साइज जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, शेल इंक्रीज, है ना, साइज इंक्रीज इन साइज, जिसकी वजह से अब ये न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, तो न्यूक्लियर चार्ज उतना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पाएगा, इलेक्ट्रॉन इसलिए रिमूव हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये तो एक जनरल बात हो गई जो कि हमारे को यहाँ पर पढ़नी थी। ठीक है, सो अगर हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इसका सीक्वेंस देखें तो वो किस तरीके से होता है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, जनरली तो क्या होना चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज होनी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अंदर क्या होता है, एक सेकेंड ये ढीला हो गया,
तो ये जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे होते हैं न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन भी तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाएंगे तो वही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी कि जैसे नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, उनकी जो शील्डिंग टेंडेंसी है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। यानी कि ये न्यूक्लियस के चार्ज और ये जो डी इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना, इसे आप ऐसे समझो जैसे मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है डी और डी सब शेल के अंदर, और एक ये दूसरा है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज जा रहा होगा बाहर वो ज़्यादा अमाउंट में जा रहा होगा। तो यहाँ पे मान लो जा रहा है 10, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये क्या कर रहे होंगे, इस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं जाने दे रहे होंगे अपने से, तो यहाँ पे वो कम अमाउंट में जा रहा होगा, मान लो 5। तो आई थिंक अब क्लियर होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ डी इलेक्ट्रॉन सब शेल में इंक्रीज़ करते जाएंगे वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर नहीं जाने दे रहे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता चला जाएगा और कम हो जाएगा हमारा। तो इसकी वजह से समझ में आ रहा है ना कि वो उतना बाहर नहीं जा पाएगा जितना वो जाता अगर ये डी इलेक्ट्रॉन ना होते। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो इंक्रीज़ तो करती है बट कोई एक रेगुलर ट्रेंड में इंक्रीज़ नहीं करती। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से कि अगर आपको इससे डेफिनेशन लिखनी है कि अलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इज इंक्रीजेज बट एज द न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर इंक्रीजेज सो दे आर अपोज्ड ईच अदर एंड इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी विद इंक्रीज इन atomic number is very slow and not very रेगुलर। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसे बात करें ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या कर जानी चाहिए थी, डिक्रीज़ कर जानी चाहिए थी। पर यहाँ पर क्या देखा गया कि मान लो ये 3D है, ये हमारा 4D एंड ये 5D। तो ऐसा देखा गया कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि जो एनर्जी हम देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, वो हाइयर है हमारे किसकी, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की ज़्यादा है इन कंपेयर टू 3D ट्रांजिशन सीरीज़। समझ में आई बात कि इनकी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी लेकिन इनकी ज़्यादा है किससे, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, f ऑर्बिटल्स, और f ऑर्बिटल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या शो करेंगी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो हम चलो डिस्कस करेंगे जब हम f ब्लॉक पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जो हमारी f ऑर्बिटल्स होती हैं इनकी बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, तो अब इनकी क्योंकि बहुत ही पुअर शील्डिंग है तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के जो इफेक्ट है एफ ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे होंगे लेकिन क्योंकि इनकी पुअर शील्डिंग है तो ये न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते, तो न्यूक्लियर चार्ज ईजिली बाहर जा रहा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज ईजिली बाहर जा रहा है तो साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, और साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होंगे, तो हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराने के लिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ ऑर्बिटल जिनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट वो शो करते हैं, इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन कंपेयर टू 3D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अभी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जनरली जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो +2 की ट्रांजिशन स्टेट को, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम, वेनाडियम, ये सारे। तो वेनाडियम की अगर मैं लिखूँ तो 3d3 4s2 हो जाएगी। तो ये जनरली अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और 3d3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिटेन रह जाते हैं। तो +2 इनके अंदर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन ये वेरिएबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत जाने जाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए और कलर्ड कंपाउंड्स के लिए। तो कलर वाली चीज़ों को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये किसके लिए जाने जाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, तो एस के अंदर जनरली जैसे सोडियम है तो ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लेकिन ये हम समझ रहे हो ना, चलो आप यहीं पे आ जाओ। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। +2 तो करते मतलब बहुत ही कॉमन है, इसके अलावा +1 और सो ऑन भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर है तो कॉपर हमारा क्या है 3d10 4s1। तो ये हमारा एक तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और इसके अलावा ये +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था पहले, है ना। 3d9 भी ये शो करता है और 3d10 भी शो करता है। तो 3d10 में इसकी 1 हो गई
हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, और 3D9 के टाइम पे इसकी क्या हो गई +2। तो ये +1 और +2 दोनों शो करता है। फॉर एग्जांपल इन कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और कॉपर Cl2 के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी क्या हो जाएगी +2। तो ये हमारा क्या है कपरस। इसे अगर +1 है, एक कॉपर है, तो इसे हम कपरस बोलते हैं। 2 कॉपर क्लोराइड यानी कि +1 और +2 से इसे रिलेट करो। कपरस अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कपरस सॉल्ट, यानी कि चलो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ये, ठीक है, कपरस। और क्लोरीन है तो यहाँ पे हमने इसे क्या लिख दिया सॉल्ट, कपरस क्लोराइड बोलेंगे वैसे इसे, ठीक है। और अगर हमारा +2 है तो ये क्या हो जाएगा कपरिक सॉल्ट या फिर कपरिक क्लोराइड, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर इसके अलावा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, तो मैक्सिमम अगर आपसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर आता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है वो कितनी है, +8 है। बहुत बहुत हाईलाइट करके इसे अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि हमारे कौन शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में से भी कौन सा वाला ग्रुप शो करता है, कौन से वाले ग्रुप में से भी कौन से एलिमेंट शो करते हैं। तो ग्रुप कौन सा है वो 3D6। 3D6 का ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एक सेकेंड, ये है हमारा ग्रुप। इसे आप ऐसे निकाल सकते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8th ग्रुप है, ठीक है। इसे लिख लेना, 8th ग्रुप है जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 8th ग्रुप में से भी आयरन नहीं शो करता, आयरन बस हमारी +2 एंड +3 को शो करता है। लेकिन इसके बाद ये जो Ru एंड OS हैं, ये दोनों हमारी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, OS क्या है हमारा ऑस्मियम, और ये Ru रुथेनियम है शायद, इसे भी मैं कंफर्म कर दूंगी। तो ऑस्मियम और ये Ru जो है, जनरली आपको ऑस्मियम देखने को मिलेगा जो कि हमारा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो ये दोनों हमारे मैक्सिममली +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, और ये 8th ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया आयरन के अंदर +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है। इस तरीके से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी पॉसिबल है। एक और एग्जांपल NiCO4, इसमें ध्यान रखना है यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा CO है ये हमारा क्या है न्यूट्रल लीगेंड। तो क्योंकि ये न्यूट्रल लीगेंड है तो यहाँ पर इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगली इनकी प्रॉपर्टी क्या है कलर्ड कंपाउंड, यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसे लिख लो। कलर्ड कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्या है वो कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है तो हमें पता है, इसे आप इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में याद करना, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² एंड DZ²। तो इस तरीके से हम इन्हें नेमिंग करते हैं, ठीक है। आई थिंक विजिबल नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। अब विजिबल होगा। तो ये हमारी क्या है डी ऑर्बिटल्स हैं, 5D ऑर्बिटल्स हैं। तो जब कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही होती इन डी ऑर्बिटल्स को, तो सबकी एनर्जी क्या होती है इक्वल एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही हम इन डी ऑर्बिटल्स को क्या देते हैं एनर्जी देते हैं, तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक इस तरीके से नीचे DXY, DYZ एंड DXZ, ये 3 ऑर्बिटल्स नीचे रहती हैं और ये 2 ऑर्बिटल हमारी ऊपर आ जाती हैं। ये आपको मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बेस पे बता रही हूँ। तो ये वाला हमारा, अब देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के मतलब जो ज्योमेट्रीज होती हैं, जैसे टेट्राहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो ये जो डिवीज़न है वो डिफरेंट तरीके से होता है। बट आपको अभी वहाँ तक नहीं जाना है, आपको सिंपल ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग इसे स्टडी कर सकते हो। और ये हमारी क्या होती है DX² - Y² एंड DZ², ठीक है। तो हमने एनर्जी दी इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, इसमें ये जो हमारी ऑर्बिटल्स थी वो 2 तरीके से डिवाइड हो गई। अब मान लो यहाँ पे हम किसी एक एलिमेंट का एग्जांपल लेकर के चल रहे थे, आयरन का ले लेते हैं, ठीक है। आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये इस तरीके से होगा। अब हमने क्या कर दी, इसे एनर्जी दे दी। तो अब यहाँ पर अब फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किसके बेस पे करेंगे कि यहाँ पर लीगेंड कौन सा लगा हुआ है, तो वो भी अभी आपको नहीं पता, मतलब वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा हाई लेवल है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीगेंड लगे होते हैं, आई थिंक वो कोऑर्डिनेशन के अंदर है आपका ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता होगा कि अगर हमारे स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स हैं तो हम क्या करते हैं पहले पेयर करते हैं, उसके बाद यानी कि लो स्पिन होती, चलो बता ही देती हूँ, अगर अब मैं आपको बता रही हूँ तो
तो अगर हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं तो हमने क्या पढ़ी है, लो स्पिन, है ना, यानी कि हम पहले इलेक्ट्रॉन को फुली फिल यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। और अगर हमारे वीक लिगेंड है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हाफ फिल करते हैं, उसके बाद फिर पेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, वीक लिगेंड में हाई स्पिन होती है। तो अब देखो यहाँ पर मान लो हमारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है, तो अब हम इसे किस तरीके से फिल कर देंगे, ऐसे, है ना, सॉरी ये ज़्यादा हो गया आई थिंक, नहीं सही है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन थे आयरन के अंदर और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है, तो हमने इसे इस तरीके से फिल कर दिया। अब ये तो हमारी क्या हो गई, ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे इसे हम अज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारी क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या करे, जैसे हमने इसे एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में वो रह नहीं सकता, एक्साइटेड स्टेट से वो वापस क्या आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसे आप सिंपल करके ऐसे देखो, ये है और ये, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो इसके लिए इसे एनर्जी चाहिए, ठीक है। और जब ये यहाँ से वापस आएगा नीचे, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, जितनी उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की होगी यहाँ पे वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे कलर्स होते हैं, जिस कलर की एनर्जी को, कलर यानी कि वेवलेंथ से आप इसे रिलेट कर सकते हो, विबग्योर से, है ना। देखो इसे ऐसे बनाते हैं, मैं अभी आपको चलो इसे एक्सप्लेन करती हूँ बाद में। तो ये चीज़ समझ में आई कि जैसे इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, यहाँ पे आकर वो एनर्जी रिलीज़ कर देगा। तो ये जितने अमाउंट में हमारी एनर्जी रिलीज़ करेगा, और ये एनर्जी जिस भी, ये हमारी जो डी ब्लॉक है इसके अंदर एनर्जी कहाँ पे लाई करती है, ये विजिबल रीजन के अंदर। तो जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये कलर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन और रिलीज़ हो रही है ये कहाँ पर लाई कर रही है, विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। और जिस भी कलर की ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, कि जिस भी कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट को ये रिलीज़ करते हैं। अब वो कैसे लर्न करते हैं, ये देखो, इसे आप इसे कलर व्हील बोलते हैं। मैं थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ, ये इस तरीके से बनाते हैं इसे, VIBGYOR ये होता है ना। तो आपको बस आई को नहीं लिखना यहाँ पर, इसके बाद के सारे सीक्वेंस में लिखते जाओ VBGYOR, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब देखो, अगर उस कोई एलिमेंट है जो कॉम्प्लेक्स बना, उसने वायलेट कलर की लाइट, आपको क्वेश्चन आता है कि वो वायलेट कलर की लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कौन से कलर का दिखाई देगा, तो रिफ्लेक्ट वो कौन सा कलर करेगा, किस कलर का दिखाई देगा, येलो कलर का, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसने रेड अब्जॉर्ब की है तो ग्रीन, वाइस वर्सा, ठीक है। अगर ग्रीन कर रहा होगा तो रेड, इसी तरीके से ब्लू एंड ऑरेंज, तो ऑरेंज अब्जॉर्व कर रहा है तो ब्लू कलर का दिखाई देगा, या फिर ब्लू अब्जॉर्व कर रहा है तो ऑरेंज कलर का। इतनी चीज़ क्लियर है, इससे ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट तो कलर शो कर रहे हैं, लेकिन एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर क्यों नहीं शो करते। या फिर एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि क्या एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि क्या सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर शो करते हैं। तो अब मैं एक एक करके इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ आपको। ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, बट उससे पहले हमें एक चीज़ डिस्कस करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये कलर शो करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। जब तक लिगेंड नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक ये कलर को शो नहीं करेंगे। अब लिगेंड्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, आपने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ही हमारी जो डी ऑर्बिट, मतलब ये जो डी ऑर्बिटल्स हमने 5 पढ़ी थी, ये इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड ही क्या होती है, स्प्लिट होती है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास जब तक लिगेंड नहीं प्रेजेंट है तब तक हमारी ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो वो जो वहाँ पे आपको मैंने बोला था ना कि एनर्जी वाला फैक्टर से हमने इसे कंसीडर किया था कि ये हमने इसे एनर्जी दे दी तो ये डी ऑर्बिटल 2 सेट में स्प्लिट होंगी, तो ऐसा नहीं होता। एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन तक एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, लेकिन ये जो हमारी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है ये कब होगी, जब तक हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट है तभी होगी। जब तक लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्कैंडियम है और यहाँ पे कोई भी लिगेंड नहीं है, तो ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती। जब हमारे स्कैंडियम के आसपास क्या आने शुरू होते हैं, लिगेंड्स आने शुरू होते हैं, तब इसकी ये जो डी ऑर्बिटल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था ये T2 ये वाला, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स बताई थी, इसे यहाँ से हटा दो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये 2 ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर स्कैंडियम के ऊपर ये यहाँ पे से 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं तो ये इसकी जो स्कैंडियम की डी ऑर्बिटल है, पहले
वो कैसी होगी, इस तरीके से पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे ये जो डी ऑर्बिटल है ये इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल होती है और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स होती हैं। नाम मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, आपको पता ही है, मैंने वहाँ पे लिख दिया है। क्या मुझे यहाँ पे बताना था जो वहाँ पे स्किप हो गया था कि ये वाली जो नीचे वाली ऑर्बिटल्स होती हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स। और ये जो ऊपर वाली 2 ऑर्बिटल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल्स। तो जितने अमाउंट में इनकी एनर्जी, इन वाली ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है, उतने अमाउंट में ये वाली जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट कब शो करते हैं हमारे कलर्स को, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड क्या होती है, इनकी जो डी ऑर्बिटल है वो इस तरीके से 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और फिर हमारी जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस होता है। तो आपको ये लिगेंड वाला वर्ड जो है वो माइंड में ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, यही हमारा डी ब्लॉक वाला ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर शो करते हैं या फिर नहीं। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट को कलर शो करने के लिए एक तो मैंने भी आपको बता दिया लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना, उसके सराउंडिंग में। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि n-1 डी सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है तो वो कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में वही तो एक्साइटेड हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं और फिर वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। तो जिस एनर्जी के अंदर वो लाई कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला फैक्टर। तो मैं अभी आपको देखो फिलहाल क्या बता रही हूँ कि अगर n-1 डी सबशेल के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर को शो नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कन्फिग्रेशन कैसी हो जाए, D10 कन्फिग्रेशन हो तो भी वो कलर को शो नहीं करते। इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर D10 कन्फिग्रेशन है तो कोई कलर शो नहीं करेंगे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट, या फिर अगर डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भी वो कलर को शो नहीं करते। ये दोनों चीज़ें आपको मैं बार बार रिमाइंड करके बता रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए साथ साथ। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। TiCl4, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे -4 चार्ज है तो इस पर कितना होगा, +4, है ना। तो अगर हम टाइटेनियम की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो हमारी कितनी आती है, 3d2 टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएंगे, ये वाले भी रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3d0 एंड 4s0। तो अब क्योंकि डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसलिए ये हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से। इसी तरीके से जो जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव में भी हमारी कन्फिग्रेशन क्या होती है, जिंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो क्या हुआ 3d10 4s2, लेकिन अगर हम बात करें जिंक 2 पॉजिटिव की तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन अब क्या हो जाएगी 3d10, है ना। अब ये 3d10 अभी मैंने आपको बताया कि अगर कन्फिग्रेशन ये है तो वो कोई भी कलर शो नहीं करते। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये हो या फिर कॉपर पॉजिटिव हो तो इसकी भी क्या होती है 3d10, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा। तो ये सारे कलरलेस वाले एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। Hg2 पॉजिटिव हो गया, ये सारा हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, तो हमारा जो कैडमियम है वो भी हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगा, कलरलेस होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे S एंड P ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कलरलेस क्यों होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट तो कलर शो कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, जब लिगेंड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, पर S और P ब्लॉक एलिमेंट कलरलेस क्यों होते हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हमारे डी या तो डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते ही नहीं है, डी ऑर्बिटल्स होती ही नहीं है। जैसे कि सोडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो है ही नहीं, है ना, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो आपको यहाँ पे कहीं पे डी ऑर्बिटल दिख रही है तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इस वजह से ये कलरलेस हैं। तो एक तो आप ये रीज़न बता सकते हो क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स में या फिर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो इस वजह से कलरलेस होते हैं। दूसरा रीज़न आप ये बता सकते हो कि अगर डी ऑर्बिटल हैं भी और तो पर वो क्या होती हैं, डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर फील्ड होती हैं, जैसे कि 3d10 वाली कन्फिग्रेशन में होंगी, है ना, इस वजह से ये कलरलेस हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन S या फिर P ऑर्बिटल के अंदर है तो क्या वो कलर की वाली प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। यहाँ पर S और P ब्लॉक के अंदर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P ऑर्बिटल के अंदर ही होगा, है ना, समझ रहे हो। तो हमारे ये जो S और P ब्लॉक एलिमेंट हैं इनमें अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है और P ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा, P ऑर्बिटल के अंदर, तो अगर हमारे को इस S ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है या फिर हमारे को P ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो उसके लिए हमारे को क्या देनी पड़ती है, हाई एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस हाई एनर्जी हम यहाँ पे जो देते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो हमारी विजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं करती। तो इसे अच्छे से ध्यान से नोट कर लो कि जो S और
पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जब हम इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं तो इसके लिए हमारे को बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं करती। इस वजह से हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कलर लेस होते हैं। इसे नोट कर लेना कि डी ब्लॉक एलिमेंट तो कलर शो करते हैं, लेकिन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। रीज़न क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला टॉपिक यहाँ से ख़त्म होता है। वन मोर थिंग कि ये जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट थे, ये कलर वाली प्रॉपर्टी को जो शो कर रहे थे, उसको हम एक्चुअली में बोलते क्या है, डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी डी ट्रांजिशन क्या है, जैसे ये हमने पढ़ा था ना, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जंप कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो डी डी ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर, तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कलर को शो करते हैं। तो ये वाला वीडियो को भी हम यहीं पे पॉज करते हैं। इसके बाद के भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उसी के अंदर हम ब्लॉक एलिमेंट को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है वीडियो के अंदर, कोई भी आपको चेंजेस करवाना है, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।